Assalamualaikum dear students, welcome in the third lecture of virtual systems and services. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने virtual मशीन के बारे में स्टडी किया था और उसके बाद जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसके अंदर हमने virtualization के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था कि virtualization का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम virtualization कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, फिर हमने उसकी फर्दर टाइप्स देखी थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि VMware क्या होता है और कंप्यूटर जनरेशंस इन टर्म्स ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर VMware से कि VMware क्या है। VMware बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अमेरिकन बेस्ड क्लाउड कंप्यूटिंग की कंपनी है जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के साथ डील करती है। इनका जो हेडक्वार्टर है वो पैलो एटलस में है, कैलिफोर्निया में। उसके अलावा VMware जो है फर्स्ट कमर्शली सक्सेसफुल कंपनी है जो वर्चुअलाइजेशन परफॉर्म करते वर्चुअलाइजेशन की सर्विसेज देती है x86 आर्किटेक्चर के लिए। उसके अलावा VM की अगर हम टेक्निक्स की बात करें तो VM की 4 बेसिक टेक्निक्स है। मतलब VMware कंपनी जो टेक्निक्स यूज़ करती है वो 4 बेसिक टेक्निक्स है। एक है वी मोशन, दूसरी है स्टोरेज वी मोशन, तीसरी है हाई अवेलेबिलिटी और चौथी है मेमोरी रिक्लेमेशन। अब वी मोशन को थोड़ा सा हम देखते हैं कि वी मोशन क्या होती है। वी मोशन बेसिकली हमें अलाउ करती है कि हम पूरा का पूरा जो रनिंग एनवायरनमेंट हमारे पास अवेलेबल होता है उसको हम क्विकली एक वर्चुअल मशीन से दूसरे वर्चुअल मशीन या एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, या एक वर्चुअल मशीन से के होस्ट से दूसरे वर्चुअल मशीन के होस्ट पर हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। VM motions allow you to quickly move an entire running virtual machine from one host to another without any downtime or interruption to the virtual machine. This is also known as a hot or लाइव माइग्रेशन। इसको हम हॉट या लाइव माइग्रेशन भी बोलते होते हैं। इसमें होता है क्या, बेसिकली इसमें ये होता है कि आपके पास एक वर्चुअल मशीन के ऊपर जो भी रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या जो भी रनिंग प्रोसेस होते हैं या रनिंग एप्लीकेशंस होती हैं, आप उन सब का बैकअप लेकर उसको रियल टाइम पे ही दूसरे वर्चुअल मशीन के ऊपर क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। इससे एक तो बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो सर्विसेज रनिंग फॉर्म में होती हैं, लाइक सर्विसेज रन हो रही होती हैं, क्लाइंट्स अगर यूज़ कर रहे हैं उसको, तो वो बंद नहीं होती। ठीक है, एक बेनिफिट ये होता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि हमारी कॉस्ट जो है ना वो बहुत हद तक क्या हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। उसके बाद वी मोशन को देखते हैं कि वी मोशन दी एंटायर स्टेट ऑफ अ वर्चुअल मशीन इज़ encapsulated and the virtual machine file system allows both the source and the target ESX host to access the virtual machine files concurrently। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो एक्चुअल जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे पास, उसकी फाइल्स को या ESX जो हम टारगेट फाइल्स कर रहे हैं जहाँ पे हमने उसको मूव करवाया है, फॉर एग्जांपल पहले वो सिस्टम जहाँ पे चल रहा था वो विंडोज़ OS था, और अब जो हम जहाँ पर उसको शिफ्ट कर चुके हैं वो है लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो वो क्या करता है, हमें ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि हम कंकरेंटली वर्चुअल मशीन्स की जो हमारे टास्क थे हम उनको एक्सेस कर सकें, उनको यूज़ कर सकें और इजीली हम उनको ESX पर भी टारगेट करवा सकें। द एक्टिव मेमोरी एंड प्रिसाइज एग्जीक्यूशन स्टेट ऑफ अ वर्चुअल मशीन can then be rapidly transmitted over a high speed network. The virtual machine retains its network identity and connections, ensuring a seamless migration process. अब वर्चुअल मशीन क्या करती है, जो एक्टिव मेमोरी होती है या प्रिसाइज एग्जीक्यूशन स्टेट होती है उस वर्चुअल मशीन की, वो रैपिडली क्या होती है, ट्रांसमिट होती है हाई स्पीड नेटवर्क के ऊपर, और देन वो जो हाई स्पीड नेटवर्क जो हमारा होता है वो वर्चुअल मशीन को अपने पास रिटेन कर लेता है, उसकी आइडेंटिटीज़ को, उससे कनेक्शंस को अपने पास क्या कर लेता है, सेव कर लेता है, ताकि वो इस चीज़ को इंश्योर बना सके कि जो माइग्रेशन है उसमें किसी किस्म की कोई इंटरप्शन ना आए और वो सीमलेस हो। उसके बाद स्टोरेज वी मोशन को हम स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा कि स्टोरेज वी मोशन क्या होती है। स्टोरेज वी मोशन इज़ अ न्यू फीचर इंट्रोड्यूस्ड इन ESX 3.5। जो 3.5 वर्जन आया था ESX का, ये उसमें इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। It allows you to migrate a running virtual machine and its disk files from one data store to another on the same ESX host। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि अगर आप एक
जगह से दूसरी जगह पर स्टोरेज को शिफ्ट कर रहे हैं, तो जो होस्ट है आपका वो सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि होस्ट दोनों जगहों पे डिफरेंट हो, तो उस केस में फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। The difference between vMotion and storage vMotion is that vMotion simply moves a virtual machine from ESX host to another but keeps the storage location of the VM the same. और जो हमारे पास स्टोरेज vMotion है वो क्या करती है, the storage vMotion on the other hand changes the storage location of the virtual machine while it is running and moves it to another data store on the same ESX host. The virtual machine can be moved to any data store on the ESX host which includes local and shared storage. तो हम उसको क्या करते हैं, जबकि वी मोशन जो होती है, वी मोशन के अंदर वो स्टोरेज को जो है ना वो शिफ्ट नहीं करता, वो जस्ट क्या कर देता है, जो वर्चुअल मशीन है उसकी इस होस्ट एक अनदर इनके हमारे एक ESX होस्ट से दूसरे ESX होस्ट पे शिफ्ट कर देता है, एक वर्चुअल मशीन से दूसरी वर्चुअल मशीन पे शिफ्ट कर देता है। जबकि जहाँ पर स्टोरेज vMotion है वो क्या करती है, वो स्टोरेज की पूरी लोकेशन, लाइक पहले अगर वो सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो पहले इस्लामाबाद के सर्वर पर स्टोर हो रहा था, लेकिन अब वो कहाँ स्टोर होना शुरू हो जाएगा, कराची के सर्वर पर स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो इस केस में वो पूरा का पूरा जो हमारे पास सिस्टम था, जो बैकएंड पे हमारे पास उसके लॉग्स बन रहे थे, जो डेटा मेंटेन हो रहा था या क्यूरीज आ रही थी, वो पूरे की पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो स्टोरेज लोकेशन भी चेंज हो चुकी होगी। अच्छा, हाई अवेलेबिलिटी से क्या मुराद, देखें हम नॉर्मली हाई अवेलेबिलिटी से क्या मुराद लेते हैं। हाई अवेलेबिलिटी हम नॉर्मली ये कह रहे होते हैं ना कि हमें जो चीज़ जब डिमांड है, जब रिक्वायर्ड है, उसी वक्त वो हमें क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए। अब अगर हमें सपोज मुझे ट्रैवल करना है कहीं पे, ठीक है, मुझे अगर कराची टू इस्लामाबाद ट्रैवल करना है और मुझे उस वक्त कोई कन्वेंस ही मैसर ना हो, तो मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा। अभी हाई अवेलेबिलिटी तो ना है ना। अगर सपोज कोई कंपनी ये क्लेम कर रही है कि हमारी सर्विसेज जो है ना वो 24/7 अवेलेबल है, ठीक है, और आप जब चाहें हमारी सर्विस यूज़ कर सकते हैं, और हम उसकी सर्विसेज को ओवर अ मिडनाइट अगर यूज़ करना चाहें और उस वक्त वो फंक्शनल ना हो, तो ये हाई अवेलेबिलिटी तो ना हो ना। तो हाई अवेलेबिलिटी इस तरह से हमारे पास जो सर्वर्स का केस होता है, सर्वर्स के केस में ये होती है कि हमारे पास सर्वर 24/7 अवेलेबल होने चाहिए। जब जब हमें सर्विसेज की ज़रूरत हो, वो सर्विसेज हमारे लिए क्या हो, अवेलेबल हों। तो इसको हम बेसिकली क्या कह रहे होते हैं, हाई अवेलेबिलिटी कहते हैं। कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर ऑल होस्ट इन अ क्लस्टर एंड रिस्टार्ट वर्चुअल मशीन अफेक्टेड बाय अ होस्ट फेलियर ऑन अनदर होस्ट। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सर्वर है, कोई साइट है, और वहाँ पे हमने अपना ESX सर्वर की डिफरेंट एप्लीकेशंस या ऑपरेटिंग सिस्टम या वर्चुअल मशीन हम उसको रन करवा रहे हैं। अब अगर एक सर्वर किसी वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ये देखें जो फर्स्ट वाली डायग्राम है, ये वाली जो रेड है, अब ये देखें ये किसी वजह से फेल हो गई है, अब ये डाउन हो गई है। इस वक्त ये वाली साइट हमारी क्या हो गई है, डाउन हो गई। तो हमने हमारे पास क्या है, हमारे पास वर्चुअल मशीन के थ्रू ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि हम उसको एक मशीन से दूसरी मशीन पर क्या कर दें, शिफ्ट कर दें। तो हम क्या करते हैं, अभी ये वाली साइट अगर डाउन हो गई है, तो हम उस पूरी ट्रैफिक को जो इस साइट पर आ रही थी, हम क्या करते होते हैं, जो हमारे क्लस्टर में बाकी सर्वर्स अवेलेबल हैं या बाकी साइट्स अवेलेबल हैं, हम उस साइट पर नियर बाय जो भी हमें साइट अवेलेबल होती है, हम वहाँ पे वो ट्रैफिक को फॉर द टाइम बिंग क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, ताकि हमारे जो कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स हैं उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और जैसे ही फिर हमारी एक्चुअल जो साइट हमारी थी वो फंक्शनल हो जाती है, उसकी प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर लेते हैं, तो देन फिर हम उसको वापस से लाइव कर देते होते हैं। तो इसे कहते हैं हम हाई अवेलेबिलिटी। It can also monitor guest operating systems for a failure via heartbeat and restart them on the same host in case of a failure. तो अगर किसी होस्ट पर कोई फेलियर आ जाता है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो उस केस में ये क्या करता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को रिस्टार्ट कर देता है, और फॉर द टाइम बीइंग
वो ट्रैफिक क्या करता है, दूसरे सर्वर पर जो नियर बाय साइट होती है उस साइट पर ट्रांसफ़र कर देता है, और जैसे ये रिस्टार्ट होकर वापस सारी सर्विसेज फंक्शन हो जाती हैं तो वापस से सारी की सारी ट्रैफिक क्या हो जाती है, पहले वाले एक्चुअल सर्वर के ऊपर ट्रांसफ़र होती है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपके माइंड में आ रही होगी कि जो है ना हमारे पास रीस्टार्ट करने में टाइम ही कितना लगता है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई साइट डाउन हुई है तो हम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें तो विद इन 2 to 3 मिनट्स वो वापस फंक्शनल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। जब आप कोई सर्वर बनाते हैं, सर्वर के ऊपर आपने डिफरेंट कन्फिग्रेशंस की हुई होती हैं, उसकी पूरी पूरी फाइल मैनेजमेंट की हुई होती है, डिफरेंट सर्वर्स उस पर कन्फिगर होते हैं, उसके ऊपर वर्चुअल मशीन्स क्रिएट की हुई होती हैं, तो उस केस में आपको एक जस्ट रीस्टार्ट करना भी सम टाइम कई घंटों का एक टास्क बन जाता है, जिसमें आपको आप मल्टीपल लाइक बहुत सिस्टम तो रिस्टार्ट हो गया, लेकिन सिस्टम रिस्टार्ट होने के बाद जो फंक्शन जो उसकी सर्विसेज अलाइव थी, जो लाइव सर्विसेज चल रही थी, उनको भी आपको क्या करना पड़ता है, दोबारा से लाइव करना पड़ता है। तो उसके लिए एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को हम जो है ना ये टास्क असाइन करते हैं कि वो क्या करता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वो तमाम सर्विसेज जो बंद हो जाती हैं किसी वजह से, या ऑपरेटिंग सिस्टम के रिस्टार्ट होने की वजह से बंद हो गई हैं, उन तमाम सर्विस को वो क्या करता है, दोबारा से रिस्टार्ट करता है, और उनमें अगर कोई फेलियर फर्दर आता है तो उसको भी वो रिजॉल्व करके उसको वापस एक्टिव फॉर्म में लेकर आता है। Continuously monitors and chooses the optimal physical servers within a resource pool on which to restart virtual machine if used in conjunction with DRS। देखें, अगर DRS के साथ आप लाइक कंजंक्शन के अंदर आपके पास बहुत सारे सिस्टम्स अवेलेबल हैं। कंजंक्शन बेसिकली होता है कि हम जहाँ पे क्लस्टर एक बना लेते हैं और वहाँ पे मल्टीपल सिस्टम्स हमारे पास एट अ टाइम फंक्शनल होते हैं, तो हम क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर कर रहते हैं कि जो ऑप्टिमल फिजिकल सर्वर हमारे पास अवेलेबल होता है, जिसके रिसोर्सेज या जिसके पोल हमारे पास हेल्पफुल हो सकते हैं जब हम कोई वर्चुअल मशीन को रिस्टार्ट कर रहे हैं, तो हम उस पर फिर फॉर द टाइमिंग क्या कर लेते होते हैं, ट्रैफिक को शिफ्ट कर लेते होते हैं, ताकि हमारी जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल रहें और हम अपनी हाई अवेलेबिलिटी की जो हमने इनके बात कही हुई है उसको अब उसके ऊपर पूरा उतर सकें। अच्छा, एग्जांपल्स हम अगर बात करें, इस एग्जांपल की बात करें, अब देखें ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट सर्वर्स हैं। हम एज्यूम करते हैं कि ये 1000 सर्वर्स हैं, जबकि ये वर्चुअलाइजेशन से पहले का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको कि वर्चुअलाइजेशन से पहले क्या होता था, अगर मुझे कोई टास्क करना होता था तो मुझे 50 डिफरेंट साइट्स को अगर रन करना है, 50 डिफरेंट टास्क के लिए मुझे वो कोई सर्वर इस्टेब्लिश करना है, कोई कम चीज़ नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है, तो उसमें 50 डिफरेंट सर्वर चाहिए होते थे। या अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1000 हमारे पास डिफरेंट सर्वर हैं, जबकि वर्चुअलाइजेशन के बाद हमारे पास सिर्फ क्या है, लेस देन 50 हमारे पास सर्वर होंगे, और उनके ऊपर फर्दर हमने क्या की होगी, वर्चुअलाइजेशन क्रिएट की होगी, और वो हमारे पास 1000 के इक्वल टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे। इस तरह स्टोरेज डायरेक्ट अटैच है हर सर्वर के साथ बिफोर के केस में अगर देखें, और आफ्टर केस में अगर देखें तो जस्ट हमारे पास टायर्ड सैन और नैस हमने यूज़ किए हुए हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उसको उसके थ्रू मैनेज करवा रहे हैं। देन नेटवर्क्स की अगर बात करें तो 3000 केबल्स या पोर्ट्स हमने यूज़ किए हैं वर्चुअलाइजेशन से पहले, और वर्चुअलाइजेशन के बाद देखें तो 300 जस्ट हमने केबल यूज़ किए हैं, तो देखें कितना ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। फिर फैसिलिटीज़ की बात करें तो ये 200 रैक्स चाहिए होंगे अगर हमें 1000 को वो इस्टेब्लिश करना है, तो हर रैंक में अगर हम उसको प्लेस करना शुरू करें तो हमारे 200 मिनिमम रैक्स यूज़ करने पड़ेंगे, और 400 पावर वेव्स यूज़ करनी पड़ेंगी। जबकि वर्चुअलाइजेशन के केस में देखें हम 10 रैक्स के अंदर जस्ट अपना वो टास्क पूरा कर सकते हैं, अपना टारगेट अचीव करते हैं, और 20 पावर वेव्स के थ्रू हम सारे के सारे नेटवर्क को जो है ना फंक्शनल कर सकते हैं। तो देखिए कितना ह्यूज डिफरेंस आता है कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और हमारे पास रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर ह्यूमन पावर जो हमें रिक्वायर्ड होगी वो भी ऑब्वियस ही बात है, फिर कम ह्यूमन पावर रिक्वायर्ड होगी। तो वर्चुअलाइजेशन के हमारे पास बहुत से बेनिफिट्स हैं। अब हम स्टडी करते हैं कि कंप्यूटर जनरेशंस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन सी हैं या क्या होती हैं, हम किसको कंप्यूटर जनरेशन कह रहे होते हैं। Computer generations of these require very large physical memories, high-speed processors, high-speed bandwidth, mass storage capacity, and high-speed interface ports for input and output devices। अब देखें कंप्यूटर जनरेशन जो हमारे पास हैं,
कंप्यूटर जनरेशन अगर हम नॉर्मली बात करें कंप्यूटर जनरेशन की, तो फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन, फिर सेकंड कंप्यूटर जनरेशन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, अप टू सो ऑन आपस कंप्यूटर जनरेशन चलती हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस अगर हम देखें, लाइक जो पहली कंप्यूटर जनरेशन थी उनमें क्या था कि वो जो हमारे पास सिस्टम थे वो काफ़ी ह्यूज थे, काफ़ी लार्ज थे, उनको कूलिंग ज़्यादा रिक्वायर्ड होती थी, तो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हमें होती थी। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास आ गए कैथोड रे ट्यूब आ गए, ठीक है ना। देन उनके वो उसकी निस्बत थोड़े से बेहतर थे, बट उसमें प्रॉब्लम क्या आया हमारे सामने कि उसमें जो हमारे पास सिस्टम थे वो कैथोड रे ट्यूब की कूलिंग का मसला होता था। फिर वो कैथोड रे ट्यूब ख़राब हो जल्दी, तो उसका लाइफ टाइम बड़ा कम था। फिर देन हमारे पास आईसीज़ आ गए, ठीक है ना। फिर आईसी से एक तो टेक्नोलॉजी कम इफेक्ट हुई, लेकिन उसमें भी ये था, सॉरी डायोड्स पे थे हमारे पास। डायोड्स के बाद फिर आईसीज़ के अंदर हमारे पास क्या हुआ, फिर टेक्नोलॉजी फर्दर एडवांस होती चली गई और सीपीयू की जो हमारे पास प्रोसेसिंग पावर्स हैं वो इंक्रीज़ होती चली गई, मेमोरी इंक्रीज़ होती चली गई। लाइक अगर पेंटियम 1 की बात करें उसमें चंद केबी की रैम अवेलेबल होती थी, जबकि अब की बात करें तो हमारे पास कई 100 GB के अंदर रैम्स अवेलेबल हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखें कंप्यूटर जनरेशन में कितना इनके डिफरेंस आया है, कितनी चीज़ें अपग्रेड हुई हैं, कितनी चीज़ों में फ़र्क आया। फिर कंप्यूटर जनरेशन ऑफ virtual environment programming languages are advancing with APIs, libraries and particularly scripting languages allowing non-programmers to develop virtual worlds। अब इसका क्या मतलब है, देखें हमारे पास पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसके अलावा हमारे पास सी शार्प हो गई, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, ये सारी क्या है हमारे पास डिफरेंट ये लैंग्वेजेस हैं, जबकि पाइथन क्या है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब बहुत से ऐसे टास्क हैं जो हम इन सब लैंग्वेजेस में ऑलमोस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, बट हम प्रेफर समटाइम किसको कर रहे होते हैं, पाइथन को कर रहे होते हैं। लाइक इमेज प्रोसेसिंग कोई टास्क आप कर रहे हैं तो आपको आप ये प्रेफर करते हैं कि भाई इसका कोड जो है ना हम पाइथन में कर लें। क्यों? क्योंकि उसकी लाइब्रेरीज, उसकी एपीआईज आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अवेलेबल है बनिस्बत सी शार्प या जावा के, तो आप प्रेफर करें। इसी तरह से फिर मेटलैब हमारे पास एक टूल है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर रहे थे, इमेज प्रोसेसिंग के टास्क को हैंडल कर रहे होते हैं या उनको परफॉर्म कर रहे होते हैं। यूजिंग दीज टूल्स कमर्शियल एप्लीकेशंस डेवलपर्स कैन बिल्ड अ रेंज ऑफ वीईज फ्रॉम द मोस्ट बेसिक मेजिज टू कम्प्लेक्स मेडिकल सिमुलेटर। अब देखें आपने अक्सर सुना होगा या देखा भी हो शायद आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कि जब भी आपको फॉरेन कंट्रीज़ में अगर हम बात करें तो वहाँ पे जब पायलट को जहाज़ उड़ाने के लिए दिया जाता है वो डायरेक्ट एक्चुअल एरोप्लेन को नहीं उड़ाता होता, बल्कि उसको एक सिमुलेशन एनवायरनमेंट में पहले ट्रेन किया जाता है, उसको डिफरेंट सिनेरियोज़ में ट्रेन किया जाता है। जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके तमाम टेस्ट क्लियर हो जाते हैं, तमाम टेस्ट में वो compete करता है, तो देन उसके बाद उसको जो है ना एक्चुअल एरोप्लेन को उड़ाने की या उसे एज अ पायलट ड्राइव करने की परमिशन मिलती है। इसी तरह से जब किसी को ड्राइविंग सिखाई जाती है लाइक कार की, हैवी व्हीकल्स की, तो उसे ये नहीं होता कि डायरेक्टली हैवी व्हीकल प्रोवाइड की और रोड पे कहा कि आप चलाना शुरू कर दें, नहीं, उसको सिमुलेशन एनवायरनमेंट में पहले ट्रेन किया था। इसी तरह से हम लोग जब कोई भी रोबोट तैयार करते हैं, कोई भी मॉडल तैयार करते हैं, तो पहले उसको एक लैब एनवायरनमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रेन करते होते हैं, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज़ देते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज़ के थ्रू हम उसको बताते हैं कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन अराइज होती है या ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो आपने इस तरह से रिएक्ट करना है। तो जब वो सारे टेस्ट क्लियर करता है तो देन उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं या लॉन्च करते हैं कि जी ये अब इस टास्क के लिए ये बिल्कुल ठीक है, ओके है, वर्किंग के लिए तैयार है ये, ठीक है ना। सो फ्रॉम लो एंड सिंगल यूज़र पीसी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन टू कोलैबोरेटिवली एप्लीकेशंस सपोर्टेड बाय क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट। इसी तरह से जब हम कोई नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो नेटवर्क इंजीनियर्स या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, हम उनको डायरेक्टली ये नहीं कह देते कि आप जो है ना एक्चुअल सर्वर है ये, और इस सर्वर के ऊपर जो है ना डायरेक्टली आप वर्चुअलाइजेशन अप्लाई करें और हमारा जो है ना पूरा सिस्टम मैनेज करके दें। हम ऐसा हरगिज़ नहीं करते। हम उसे क्या करते हैं, डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हम उन्हें वर्चुअलाइजेशन सिखाते हैं कि किस तरह से, लाइक डॉकर हो गया, ठीक है,
तो हम उनको पहले वर्चुअलाइजेशन सिखाते हैं। सिखाने के बाद जब उनको सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना वर्चुअल एनवायरनमेंट में आ जाती हैं, वर्चुअल सर्वर पर वो कर लेते हैं, तो देन उसके बाद उन्हें क्या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को कहा जाता है कि ये हमारा एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सर्वर है वो है, और अब आप इसको जो है ना वो मैनेज करें। उससे बेनिफिट क्या होता है, एक तो उसकी ट्रेनिंग हो जाती है, दूसरी बात ये कि वो जब एक्चुअल एनवायरनमेंट में जाता है तो उसको ऑलरेडी चीज़ों की भावना होती है जिससे वो नुकसान कम कर पाता है, और क्योंकि ऑलरेडी उसको मैक्सिमम नॉलेज होता है उस चीज़ के बारे में, तो वो उसको बेटर वे में डिप्लॉय कर पा रहा होता है या बेटर वे में उसको एस्टैब्लिश कर पा रहा होता है। अच्छा, अ नंबर ऑफ 3D मॉडलिंग लैंग्वेजेस एंड टूल किट्स आर अवेलेबल विच प्रोवाइड इनिशिएटिव इंटरफेसेस एंड रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स एंड रेंडर्स। अब देखें, आपने ऑटोकैड 3D का नाम सुना होगा, ठीक है ना, फिर क्ले वर्क्स का नाम सुना होगा, MR टूल किट है, मल्टीजन है, क्रिएटर एंड वेगा है, ठीक है ना, रियल आई मोशन है, उसके बाद रेंडरवेयर है, VRML है, वर्ल्ड टूल किट है। ये सारे क्या हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। और अगर आप देखें तो ऑटोकैड के बहुत से वर्जन्स हैं। ऑटोकैड का प्रीवियस वर्जन देखें तो आपको ऐसे कि नॉर्मल विंडोज 7 के ऊपर भी चल जाता था, लेकिन अब जो उसके लेटेस्ट वर्जन है जो 3D मॉडलिंग में इस्तेमाल होते हैं, लाइक आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बिल्डिंग्स के मैप्स पहले बन जाते हैं, जबकि आप उस जगह पर जाकर देखें तो आपको वहाँ पे सिर्फ ग्राउंड ही नज़र आता है, रॉक ही नज़र आती है और कुछ नज़र नहीं आता। और जबकि आप उसकी वीडियोस वगैरह देखें तो वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ, बाकायदा होम्स बने हुए, बिल्डिंग्स बनी हुई नज़र आ रही होती हैं। तो वो सारी किसके थ्रू बनाई जा रही होती हैं, ऑटोकैड 3D सॉफ्टवेयर्स के थ्रू या मॉडलर्स के थ्रू बनाई जा रही होती हैं। उनमें बेसिकली वो सिमुलेशंस क्रिएट की जाती होती हैं। Beyond these languages or tools which deal with display devices, the paint pixel on the screen and define higher level inputs via triangles and polygons. A new approach to the computer generation of V's is to use a scene management engine. अब देखें, आप लोग गेम्स खेलते होंगे, लाइक एक बड़ी फेमस गेम आप लोग बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं PUBG के नाम से, ठीक है। अब उसमें देखें वो जितने भी एनवायरनमेंट आपको नज़र आते हैं, जितने भी सीन्स नज़र आ रहे हैं, जितने पर्सन्स नज़र आ रहे होते हैं, जितनी गन्स होती हैं, जितने आपको वहाँ पे इनके टूल्स नज़र आ रहे होते हैं, किट्स नज़र आ रही होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सब क्या है, सिमुलेशन पर बेस करती है। ना तो वो पर्सन्स रियल हैं और ना ही वो जो चीज़ें हैं वो रियल हैं, बट आपको क्या लग रहा होता है, ना ही वो गन्स रियल हैं जो आप वहाँ पे देख रहे होते हैं। वो क्या है, सिंपल आपके पास सिमुलेशन क्रिएट की होती है एनिमेशंस के थ्रू, जिसके थ्रू आपको क्या है वो चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं, और आप उन एनिमेशंस का यूज़ करते हुए अपने लिए एंटरटेनमेंट जो है ना वो क्रिएट करते हैं। लाइक डेवलपर्स जिन्होंने वो गेम क्रिएट किया, उन्होंने क्या एंटरटेनमेंट बेस क्या है एक गेम क्रिएट की, जिससे आप अपनी फ्रस्ट्रेशन, सपोज अगर पर्सन फ्रस्ट्रेटेड है तो वो गेम प्ले कर लेता है, तो उसका माइंड कुछ देर के लिए क्या हो जाता है, डाइवर्ट होता है, और उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी ऑटोमेटिकली, वो गेम ही ऐसी है कि जिसके थ्रू उसकी फ्रस्ट्रेशन भी ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है या ओवरकम हो जाती है। उसके बाद दिस अप्रोच अलाउज प्रोग्रामर्स टू वर्क एट अ हायर लेवल डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स फॉर मोर holistic concept, attacker enemy, thereby enabling developers to concentrate on the content design without being concerned about how that content is delivered to users। देखें, डेवलपर जो होते हैं ना, उनका काम होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे, किस तरह से मार्केट में वो जाएगी एप्लीकेशन, किस तरह से लोग उसको लाइक करेंगे, किस तरह से डिसलाइक करेंगे, ये सब काम किसका होता है, ये जो मार्केटिंग कर रहा होता है ये उसका होता है। वो क्या होता है, मार्केट से रिक्वायर गैदर करके वो एक डिज़ाइनर को प्रोवाइड करता है, और जो डिज़ाइनर होता है वो उस पर बैठ के थिंक करता है, सोचता है कि जो भी आप मॉडल या कोई भी गेम, कोई भी आप एनिमेशन कुछ भी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो किस किस्म की होनी चाहिए, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उसका इंटरफेस कैसा होना चाहिए, उसके बैकग्राउंड सीन्स क्या होने चाहिए, उसके अंदर वर्किंग क्या होनी चाहिए, उसका एफिशिएंसी लेवल क्या होता है। तो ये सब चीज़ें कौन सोच रहा होता है, डिज़ाइनर सोच। देन वो डिज़ाइन करने के बाद डेवलपर को देता है, और डेवलपर उसको फर्दर क्या करता होता है, डेवलप करता है, और डेवलप करके देन डिज़ाइनर से वो क्रॉस चेक करवाता है कि क्या ये उसकी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है, अगर मीट कर रहा हो देन वो क्या करते हैं, उसको डिप्लॉय कर देते होते हैं।
ठीक है जी, यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। अगर आप लोगों के क्यूरीज़ हों तो इंशाल्लाह हमारे जो लेक्चर्स होते हैं उनके अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और लेक्चर्स को कंटिन्यूसली सुनते रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।